रशिया यूक्रेन वॉर। आज के टाइम पे ये टाइटल पूरे दुनिया भर में लगभग हर घर में लगभग हर शख्स के ज़ुबान पर मौजूद है। यहाँ तक कि इंडिया में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कई स्टेट्स में इलेक्शंस होने के बावजूद लोग इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ ना देखते हुए टीवी पर रशिया और यूक्रेन के हालात और वहाँ के पल पल की खबर से वाकिफ़ होना चाहते हैं। रशिया और यूक्रेन के बाद अगर पूरे दुनिया भर में किसी देश को इस वॉर से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा तो वो है इंडिया। ये वॉर इंडिया को इनडायरेक्टली बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी बात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक जेन्युइन फैक्ट मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ, इस वीडियो में आगे बताऊँगा। 24 फरवरी को आखिरकार रशिया ने यूक्रेन से वॉर की पहल कर दी। वैसे ये गर्मा गर्मी का माहौल 2014 से चल रहा था, पर एक शांति समझौते के चलते वॉर को कुछ टाइम के लिए विराम दे दिया गया था। वॉर स्टार्ट होने के बाद रशियन प्रेसिडेंट का कहना था कि रशिया कभी भी खुद को सिक्योर, डेवलप और अपनी एक्सिस्टेंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पर लगातार मॉडर्न यूक्रेन का खतरा बना रहता था। और इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर पुतिन ने डायरेक्ट अटैक के ऑर्डर्स दे दिए और सडनली यूक्रेनियन एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस पे अटैक होना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद रशियन एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन के कैपिटल कीव पर मिसाइल से अटैक कर दिया, जिसके वजह से कई सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके वजह से कई सारे इनोसेंट पीपल, कई सारे लोग, आम जनता मारी गई। और रशिया की इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। वैसे कुछ लोगों ने कहा कि रशिया ने ठीक करा, मतलब जंग में सब कुछ जायज़ है, पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, रशिया ने गलत करा। आप लोग क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो वॉरफेयर लॉस को क्रिएट करती है और उन लॉस के लिए, रूल्स के लिए एज अ गार्जियन रोल प्ले करती है, वही ICRC के लॉ नंबर 1 नो टारगेटिंग सिविलियन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वॉर के टाइम पर कोई भी इंटेंशनली सिविलियंस पर या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा तो ये वॉर क्राइम में काउंट किया जाएगा। आप सिर्फ वॉर जोन में ही बम्बार्डिंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स या मिलिट्री बेसिस पर ही अटैक कर सकते हैं, सिटीज़ पर अटैक नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं इस वॉर के इम्पैक्ट के बारे में। इस वॉर के वजह से पूरे दुनिया पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, पर इससे हमें क्या? आफ्टर ऑल इंडिया यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। वेल, अगर आप लोग ये सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। क्यों, बताता हूँ, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि रशियन प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक इंडिविजुअल वीडियो ला रहा हूँ, और अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आप लोगों को पता चल जाए। और इस पूरी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मैटर में इंडिया ने किसका साथ दिया, किसकी साइड ली। आप लोगों को बता दूं कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस साल 30 जनवरी को वोटिंग की गई एंड इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल। इसका मतलब इंडिया ने वोट नहीं किया। पर ऐसा क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? वेल, इंडिया के लिए एक साइड पर है रशिया और दूसरे साइड पर है वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप, USA, जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। रशिया इंडिया का एक लॉन्ग टर्म एलाई है, मतलब इनके बीच में एक लॉन्ग टर्म डील चल रही है। इंडिया के लगभग 85% ऑफ वेपन्स रशिया से इंपोर्ट होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में USA के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, जिस वजह से दोनों साथ में क्वाड के थ्रू न्यू स्ट्रेटेजिक एलाइज पे काम कर रहे हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं पिछले कुछ साल चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई है, लगभग वॉर की सिचुएशन हो गई थी। और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये स्ट्रेटेजीज इंडिया के बहुत ज़्यादा काम आएंगी, चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया कोई भी साइड ले, नुकसान इंडिया का ही है। वॉर स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 2700 पॉइंट से क्रैश हो गया, क्योंकि लोगों ने पैनिक होकर शेयर्स को सेल करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टेड मनी मार्केट से वाइप आउट हो गई और रशियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी 50% से क्रैश हो गई। ये देख के कुछ लोग बोलेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब हमको क्यों बता रहे हो? देखो दोस्तों, इससे फ़र्क पड़ता है। रशिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है और इस वॉर की वजह से वहाँ से आने वाला क्रूड ऑयल बंद हो गया, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऑलरेडी 8 ईयर हाई मार्क क्रॉस कर चुकी है।
लास्ट ईयर पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में ऑलरेडी 100 रुपीज़ पर लीटर क्रॉस कर गए थे और इसके बाद 8 से 10 रुपये और बढ़ने के चांसेस हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के प्राइसेस 25% से 45% तक बढ़ने के चांसेस हैं। जब भी फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। फ्यूल का रेट बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिल्स पे पड़ता है, अल्टीमेटली हमारे पॉकेट्स पे पड़ता है और इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटस पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया रशिया से अप्रॉक्स $2 बिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज, अप्रॉक्स 830 मिलियन के स्टोन्स एंड जेम्स और अप्रॉक्स $610 मिलियन के फर्टिलाइजर्स एवरी ईयर इंपोर्ट कराता है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया यूक्रेन को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का 70% ऑफ सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आता है। लगभग 3 लाख टन एडिबल ऑयल एवरी मंथ इंडिया में यूक्रेन से इंपोर्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम लगभग 20,000 स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा वहाँ पे यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, जो वॉर की वजह से वहाँ पे फंस चुके थे। वैसे इंडियन गवर्नमेंट अब तक उन इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए मिशन गंगा को सक्सेसफुली चला तो रही है, पर कब तक चला पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अब इंडिया एक ऐसे टूटे फूटे ब्रिज पर है जहां पर इंडिया का एक भी गलत कदम या तो इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन वर्ल्ड के लिस्ट में से निकलवा देगा, या फिर इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटस को इस तरह से हिट करेगा कि इंडिया को समझने में कई साल लग जाएंगे। और इन दोनों ही सीन में इंडिया के ऊपर मंडराता चाइना का खतरा इंडिया पर हावी हो सकता है जो भी यूक्रेन के साथ हो रहा हो वो हमारे साथ हो जाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान अभी गिद्ध की तरह इंडिया पर नजरें टिकाए हुए हैं। एक कमज़ोर कड़ी मिलते ही वो इंडिया पर झपट्टा ज़रूर मारेंगे। एंड आई पर्सनली थिंक के वोटिंग में न्यूट्रल रह के इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव प्ले किया है और इसी वजह से शायद इंडिया गवर्नमेंट मिशन गंगा को सक्सेसफुली रन कर पा रही है, यूक्रेन से स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट कर पा रही है। और इस बारे में आप लोग क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।